एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स के सीजीएल मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जो अभी टीयर 1 के अंदर क्वेश्चंस आए थे उनकी भी हमारी जो सीरीज है उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इससे स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा गया है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 1:2। ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है प्रेजेंट एज का ए और बी का, जो कि 1:2 का है। और 5 साल पहले का यानी 5 years बैक रेशियो जो था वो 1:3 का था, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है। अब इसके बाद में कहा है व्हाट विल बी दी रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 7 years। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक ही तरीके से इसको बता देंगे, हालांकि बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा आपको पेन चलाने की भी इसमें नीड नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको प्रेजेंट का रेशियो दे दिया, 5 साल पहले का रेशियो दे दिया, 7 साल बाद वाला पूछा है, यानी प्रेजेंट से 7 साल बाद बताना है रेशियो कितना होगा। तो रेशियो ही बताना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूं तो ये P मतलब कि प्रेजेंट का रेशियो है, और A इस तरफ आएगा रेशियो में, B इस तरफ आएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब प्रेजेंट का रेशियो इसने कितना बोला है, 1:2 का है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5 साल पहले वाला, यानी इसमें हम कर देते हैं -5। 5 साल पहले का जो रेशियो था वो कितना था, वो था 1:3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1:3, ठीक है। अब प्रेजेंट से यानी यहां से जब आप चलोगे तो 7 साल बाद में कितना होगा रेशियो, ये हमें बताना है, नहीं पता। तो हमें ये दोनों डेटा पता है, इससे निकल जाएगा ये तीसरे वाला। कैसे निकालते हैं, देखिए। यहाँ पर आपको नहीं पता कि ये 1:2 है, 1:3 है, तो एज कितनी रही होगी, लेकिन आप इसमें से किसी को भी ना एक्स की टर्म्स में मान के निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसकी एज जो है यहाँ पर 1 और 3 ना होके हम इसको कह सकते हैं कि ये x और 3x है, ठीक है। दोनों में x लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पे ये x और 3x है, तो 5 साल पहले वाला है, मतलब अगर इस वाली एज में 5 साल जोड़ूं तो 1 और 2 का रेशियो बनना चाहिए। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस वाली एज में भी 5 साल जोड़ दो और b की एज में भी 5 साल जोड़ दो, तो कितना आना चाहिए रेशियो, 1/2 में आपका 2 आना चाहिए। तो ऐसे करके आपके पास में इक्वेशन बन जाती है, x की वैल्यू निकलेगी, वहीं से आपके पास में आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं, 2x, ठीक है। ये आपका कितना बन जाएगा, 2x प्लस 5 का डबल 10। फिर यहाँ पे 1 को आप ले लीजिए तो 3x प्लस 5 साल ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस साइड में कितना आ जाएगा, x, 10 में से 5 चला गया तो 5, यानी x की जो वैल्यू है, यानी अगर यहाँ पर इस समय पे जो है ये 5 का होगा तो ये कितने का होगा, 15 का होगा, ठीक है। 1 और 3 का रेशियो था ना, तो ये इसका 3 गुना होना चाहिए। तो अगर ये 5 साल का है तो ये 15 साल का है। अब सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 7 साल बाद की एज बताओ। तो अगर यहाँ पे 5 साल का था तो यहाँ से अब आपको 5 साल नहीं देखने, 7 साल नहीं देखने, आपको यहाँ से 12 साल देखने हैं। क्योंकि पहले तो आप प्रेजेंट में आओगे, फिर प्रेजेंट से 7 साल जाओगे, तो पहले आपको 5 साल जोड़ने हैं, फिर 7 साल जोड़ने हैं। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, सीधा इसके अंदर 12 जोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर आप 12 को ऐड करते हो तो कितना बनता है, 17। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। तो 17 और 27 ये क्या होंगे, रेशियो होंगे। हमसे एज तो पूछी ही नहीं है, हमसे रेशियो ही पूछा था, तो रेशियो निकालना बहुत इजी है। तो इस तरीके से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन कहा गया है इफ x-5 की पावर में आपको 3 दिख रहा है, यानी उसका क्यूब है, प्लस x-6 का क्यूब है, प्लस x-7 का क्यूब है। मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हो गया। बीच में बराबर का साइन है, फिर है 3, x-5, x-6 और x-7 सब मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। तो हम इसको पूरा पूरा नहीं पढ़ के हम ABC की टर्म्स में बात करते हैं। तो ये है आपका पूरा A, ये जो है ये अंदर क्या है, A है, इसके अंदर क्या है, B है, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या है, C है। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। ABC XYZ आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। A B C की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, फिलहाल यहाँ पर ये दी गई है। इसी के बाद में आपको दिख रहा है इक्वल्स टू के राइट साइड में है 3ABC,
तो यहाँ पे लिख देते हैं 3ABC। तो अगर आप इस 3ABC को इधर लेके आओगे 0 बन जाएगा उस तरफ, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी पता होना चाहिए, जब ये चीजें समझ में आती हैं। अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर नहीं आती हैं। तो ये हो जाएगा आपका A³ प्लस B³ प्लस का आपका C³ और इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि -3ABC इज इक्वल्स टू 0। देन हमें पता है कि यानी कि A प्लस B प्लस C भी क्या है, 0 के इक्वल है। अब आप देखिए क्वेश्चन में ABC क्या है, A है ये, B है ये और C है ये। तो कुछ नहीं करना है, ये सब तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा पता होता कि यहाँ पर x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 6 और ये x माइनस 7 है। ये तीनों चीजें प्लस में है, तो ये तो बीच में लगा देते हैं आप प्लस का साइन। A प्लस B प्लस C बराबर है किसके, 0 के। यहां से देखिए 1 2 3 तो यानी 3x आ गया, ठीक है। यहाँ से 7 4 13 और 5 18 हो गया। 18 को इस तरफ ले जाएंगे, देखिए माइनस का है ना, उस तरफ प्लस का हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 6 बार में चले जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 6। यही पूछी थी आपसे वैल्यू ऑफ x कितना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कहा गया है, ये भी आपका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो आपके फॉर्मूले पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है x माइनस 1/x की जो वैल्यू है ये 6 है। तो आपको यहाँ पे बताना है x³ माइनस 1/x³ की कितनी है। तो x माइनस 1/x आपको दिया है 6 के इक्वल है। जब माइनस वाला दिया है और माइनस वाला ही पूछा है, लेकिन किसमें पूछा है, क्यूब में, यानी पावर मतलब क्या है, पावर है इसकी 3। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाता है, A³ प्लस 3A हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है A³ प्लस 3A। A क्या होता है, जो आपको ये दिया गया होता है, ठीक है। मतलब इसी को आपको लगा देना है बस, A³ मतलब 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 प्लस 3 इंटू A यानी कि कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। 216 में 18 जोड़ देना है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 6 का ही क्यूब किया है प्लस 6 का ही 3 गुना करके उसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए 34 बन जाएगा, 234 कहाँ दिया है आपको, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है AB एंड AC आर दी 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए इसने कहा ना टेंजेंट बनाना है, तो पहले इतना हम सर्कल बना लेते हैं इसके अंदर। ये मेरा सर्कल है। अब यहाँ पे कहा गया है 2 टेंजेंट है, AB और AC, ठीक है, रेडियस दिया है, ठीक है, BAC का एंगल दिया है। अब देखो यहाँ पे AB और AC है, मतलब A वो पॉइंट होगा जहां से दोनों टेंजेंट जाएंगी, तो मतलब वो कहीं यहाँ बाहर लाई कर रहा होगा A पॉइंट, ठीक है। यहां से AB जाएगा, यहां से AC जाएगा, और BAC का मान दिया है आपको 60 डिग्री का है एंगल। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ये आपका A है, ठीक है, ये आपका B है, ये आपका C है। ये बीच वाला जो कोण बन रहा है ना, ये आपको दिया है कितना, 60 डिग्री। अच्छा, और क्या कहा है, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। बस इतनी सी आपको डेटा दी गई है। देखिए इस सर्कल का एक सेंटर होगा, कुछ नाम तो नहीं दिया है इसको, तो हम इसको O नाम दे देते हैं सेंटर को। अगर आप सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर लाइन खींच देते हैं तो कितने का एंगल बनेगा, 90 का। यहां भी कितने का बना देगा, 90 का एंगल बना देगा, ठीक है। अगर यहाँ पूरा 60 बन रहा है तो यानी इधर कितना बनेगा, लाइन पे भी आधा आधा करेंगे तो 60 बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि यहाँ पर 60 डिग्री है। अगर सेंटर से हम इस तरीके से इसको आधा आधा बांट देते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा कितना है, 30 डिग्री का है। ऐसे ही नीचे वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखते हो 90 और 30 हो गया, यानी ये वाला अकेला 60 बना देगा और ये वाला अकेला 60 डिग्री बना देगा। आपको इतना दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब पूछा गया इसने AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर रूट में है, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर और फिर उसका रूट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BOA
और इसी तरीके से ए और सी भी, है ना। और दोनों एकदम आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू जो आपको 6 दी है, इसकी वैल्यू भी 6 दी है। 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 90 है, तो ये आपका क्या बना देगा, हाइपोटेनस बना देगा। और tan 30 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपकी हो जाती है 1/√3। मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका हो गया यहाँ पर बेस, ठीक है। और इधर आपका क्या बन गया, 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पर tan 30 में कितनी होती है, 1 होती है। यानी अगर इस 1 का अगर 6 टाइम्स कर दें तो बनेगा क्या, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर बेस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये √3 है, यानी इसका भी अगर आप 6 टाइम्स करेंगे तो 6√3 क्या होगा, बेस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपको बेस की वैल्यू में कितना लिख देना है, 6√3 लिख देना है। इसी से लिख देते हैं यहाँ पे 6√3। अगर ये 6√3 है तो ये भी कितना होगा, 6√3 ही होगा। एकदम आइडेंटिकल, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे आपको 6√3 मिल गया, बस यही चाहिए था। अब इसके अंदर अगर आप रख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर 6√3 को लिख देना है। रूट के अंदर लिखते हैं 6√3 है, फिर इसका स्क्वायर है, प्लस में आपका ये रहा 6√3 है और इसका स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 36 गुणा 3 आ जाएगा। एक ही चीज मतलब 2 बार है। चलिए मैं फिर भी इसको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये आपका 8 हो जाएगा, 108। अगर आप 2 बार में लिखते हैं तो 8 का 2 गुना कितना हो जाता है, 16, यानी रूट के अंदर आ जाएगा आपका 216। अब 216 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। मतलब 2 6 तो भारी बना देगा और 1 6 रह जाएगा, तो 6√6 आना चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही एकदम करेक्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप फिर से देख सकते हो। देखो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इन दी गिवन 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 2 आइडेंटिकल सर्कल है, मतलब एकदम फोटोकॉपी है। 4 सेंटीमीटर इनका रेडियस बताया गया है, मतलब यहां से यहां तक भी कितना होगा, 4, यहां से यहां तक भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे कलर से कर देते हैं। देखिए यहां से यहां तक जो है ये 4 है, यहां से यहां तक भी कितना है, 4 है, ये भी 4 है और ये भी कितना है, 4 है। इसका मतलब हमें एक चीज पता लग रही है कि यहाँ पे क्यू पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 का 4 गुना यानी कि 16 सेंटीमीटर में है, तो लिख सकते हो सेंटीमीटर, यानी क्यूपी 16 है। आपको ये पता लग गया, ठीक है। रेडियस 4 है, यहां से यहां तक की रेडियस भी कितनी जाएगी, 4 ही जाएगी। फिलहाल हमें क्या बोला है, टच ईच अदर, ए एंड बी आर दी सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल। ए और बी दोनों का सेंटर है। आर क्यू जो है वो एक टेंजेंट है, ये आपको दिख रहा होगा टेंजेंट है। तो आपको लेंथ बतानी है आर क्यू की कितनी होगी। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो ये 4 है, ये 4 है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक भी कितना बन रहा होगा, एक तो टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 बना देगा, ठीक है, 90 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ पे भी कितना, 90 बना देगा। और ये 4 तो ये भी 4 की रेडियस है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, ये आपको दिख रहा है। तो ऐसे 2 ट्राइंगल्स को आप कंसीडर कर सकते हो। मैं एक एक करके इसमें बता देती हूँ। एक तो ट्राइंगल ये वाला है, ये दिख गया आपको ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये वाला बन जाता है, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स हैं और ये आपस में एकदम सिमिलर ही दिखेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे पी एस ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो P के बाद में S गया है, यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि R Q P है, मतलब इसका 90 इधर है और इसका 90 इस साइड में बन रहा है। इस तरीके से ये है। अब आपको बताना है R Q की लेंथ कितनी है, मतलब इस वाली की लेंथ बतानी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलैरिटी की वजह से, ट्राइंगल P Q R, ठीक है, सिमिलर है ट्राइंगल। देखो पी क्यू आर क्या है और यहाँ से पी एस ए जाएगा, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ एकदम सेम टू सेम है, पी एस ए, ये दोनों ट्राइंगल देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ क्यू पे 90, एस पे 90, तो क्यू और एस
ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एकदम सिमिलर है ट्राइंगल्स, मतलब कि हम कौन कौन सी साइड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो हमें इसका बेस बेस चाहिए, ठीक है, मतलब ये क्यू आर लेना है आपको, एस ए लेना है एक बार में, और एक बार में आपको इस ट्राइंगल की लेंथ और इस ट्राइंगल की लेंथ लेनी है। तो अगर क्यूपी लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल की लेंथ तो वो 16 है, और दूसरे वाले ट्राइंगल यानी पी एस ए के अंदर अगर आप इसकी लेंथ लेते हो तो 4 तिया 12 है। तो मतलब पी ए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पी ए कितना है, 12 है। देख सकते हो आप खुद से फिगर के अंदर। और इसके बाद में दूसरी साइड हम कौन से लेंगे, एक तो ये पूरी लाइन चाहिएगी, ये वाली पी क्यू, और इधर से चाहिएगी पी एस। ये पी क्यू चाहिए आगे वाले दो, और यहाँ से क्या चाहिएगा, पी एस चाहिएगा। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको 4 पता है, ये पता है कितना है, 4 तिया 12 पता है। अब ये चाहिए पी एस, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कह सकते हो ये आपका हाइपोटेनस है, ये इसमें से घटा देना है, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये हो जाएगा 16 और गुणे में आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 8 का ही 2 गुना है, तो मतलब 8 बार आ जाएगा और √2 बार आ जाएगा, तो 8√2 आ गया इसका। तो यहाँ पे आपको लेंथ पता लग गई, 8√2 है पी एस की, 8√2 है। अब ले लेते हैं इसका रेशियो। देखिए यहां से लेना है क्यू आर एस ए, तो क्यू आर अपॉन एस ए इज इक्वल्स टू पी क्यू और पी एस, पी क्यू पी एस। ये मैंने लिख के दिखाया है, आपको अगर पता ही है तो आप सीधा फिगर से देख देख के लिखते जाएंगे, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्यू आर और एस ए, क्यू आर तो हमें निकालना है, नहीं पता, डिवाइड बाई एस ए कितना है, 4 है, बराबर में पी क्यू और पी एस, पी क्यू कितना है 16, पी एस कितना है 8, रूट में 2 है, तो ये 8 से आप 2 बार में काट दो, √2 से काटोगे तो √2 बार में जाएगा, तो 4 इधर चले जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2 आ गई। यही दिया ऑप्शन के अंदर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है आपका। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, ये आपको एलिवेशन और डिप्रेशन वाला एंगल के लिए है। इसमें कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई बिल्डिंग, 12 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको देखना है एक टावर का, तो वो 60 डिग्री का दिखा रहा है, और उसी टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो उसके फुट तक कितना है, थीटा डिग्री बना रहा है, सच दैट टेन थीटा आपको दे रखा है 3/4 है। हाइट आपको बतानी है टावर की, √3 की वैल्यू दी है 1.73, ठीक है, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए 1.73 होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले टावर बनाना है, मतलब पहले तो आपको एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग से हम टावर को देखेंगे, एक बार ऊपर उसका टॉप और एक बार उसका नीचे। तो मान लीजिए कि ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। इस बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग का जो हम ये बॉटम देख रहे हैं वो यहाँ पर ही है, और उस बिल्डिंग का जो टॉप है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, जोड़ देते हैं, उस बिल्डिंग की पूरी हाइट हो गई, जो भी टावर है मतलब उसकी हाइट हो गई, ये हो गई बिल्डिंग बी, और ये वाला जो दे रहा है ये आपको क्या है, टावर है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब जब उसका टॉप देख रहे हो तो आपको एंगल कितना दिखा रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो एलिवेशन वाला जो एंगल है वो कितना है, ग्राउंड लेवल से 60 है, और इसी तरीके से नीचे वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, यानी ये थीटा बनेगा। यही वाला जो थीटा है यहाँ पर tan थीटा दिया है आपको कितना, 3/4 दिया है, ठीक है, ये दिया, मतलब यहाँ पे आपका 3 जो है ये आपका P यानी परपेंडिकुलर जो बनेगा इसका, और 4 यानी कि बेस के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा में देख लीजिए ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे 3 यूनिट मान आना चाहिए, और बेस के लिए 4 आना चाहिए। यहीं से आप वैल्यू निकाल सकते हो, 3 यूनिट होना चाहिए, उस 3 यूनिट का ही मान 12 मीटर दिया है, यानी कितना, अपने आप का 4 गुना है। इसी तरीके से इस 4 यूनिट का भी अपने आप का कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच का ये बिल्डिंग और ये जो टावर है पूरा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा नीचे जमीन से वो 16 मीटर लंबा है, पूरा यहां से लेके यहाँ तक, यानी ये 16 है तो यहाँ पर भी कितना है, 16 मीटर है। अगर ये 12 है तो यहाँ पर भी कितना है, 12 मीटर है। और क्या दिया है इसमें, और कुछ नहीं दिया है, और आपको बताना है इसकी हाइट कितनी है। तो आप देखिए आपको क्या नहीं पता, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 12 मीटर है, सिर्फ ये वाली चीज आपको नहीं पता है, तो निकाल सकते हो आप, आपको एक थीटा पता है और एक साइड पता है,
ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 90 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, क्योंकि आपको ये वाला जो है परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर बेस के लिए आप लिख लीजिए tan 60 डिग्री। ठीक, ये आपका हो जाएगा √3। तो √3/1 कह सकते हो आप। तो √3/1 जो है ये आपका परपेंडिकुलर के लिए और बेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री ये रहा, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो बेस की यूनिट जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर 16 मीटर है। तो यानी इस एक यूनिट को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 मीटर। इसी तरीके से परपेंडिकुलर यानी ये वाली हाइट निकालने के लिए इसको भी हमें किसी से गुणा करना पड़ेगा, किससे? 16 से। तो 16√3 मतलब परपेंडिकुलर आपको पता चल गया 16√3 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 16√3। आपसे पूछा गया था हाइट, पूछ रही है टावर की। टावर की हाइट इसको और इसको जोड़ के आ जाएगी, मतलब 16 को आपको गुणा करना है 1.73 से और उसमें 12 मीटर जोड़ देने हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं, आपको 16 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 के साथ में। ये दिया है √3 की वैल्यू और इसमें 12 जोड़ देने हैं। आप देखिए, आप 16 को लगभग अगर 1.5 गुना भी कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना चल जाएगा 16 और आपको 24। तो अगर 24 में भी आप 12 जोड़ देते हो तो लगभग 36 और फिर उसके बाद 37, उससे आगे जाएगा। तो यानी ये वाला भी नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा और 39 और 41 बचता है। अब फिलहाल आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 यानी 8 आएगा इसके बिल्कुल पॉइंट वाले डिजिट के बाद में। यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक, इसके बाद में आप 12 भी जोड़ देंगे तो आगे वाले नंबर में ऐड होगा, पीछे वाले में नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद में जब भी 8 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4141 लिखा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 8 लिखा है, तो यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे देख सकते हैं, कोई मल्टीप्लीकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का फिगर है, ठीक है, सेमी सर्कल वगैरह बना रखे हैं। अब देखिए AB, ये पूरा सेमी सर्कल, ठीक, AE दिया है, EF दिया है, FG दिया है, GB दिया है। तो ये सारे छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, ठीक है, और सारे इक्वल दिए हैं। देखो, यानी ये वाली जो इनकी लेंथ है ना, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, एकदम बराबर बटे हुए हैं। बराबर बटे हुए हैं तो यानी रेडियस वगैरह सब चीजें इक्वली होंगी। AB की वैल्यू दी है 56 सेंटीमीटर। AB यानी यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है? 56 सेंटीमीटर है। बीच में एक सर्कल दिया है, एरिया आपको बताना है इसी शेडेड रीजन का, इस पूरे का एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है, एरिया बताने के लिए आप πr² लगाओगे, यानी रेडियस चाहिए इस सर्कल का। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको सेमी सर्कल जो दिए हैं, इस कलर से लिख देते हैं, ये सारे बराबर हैं। ये 56 है और ये 1 2 3 4, ये बराबर 4 लेंथ के अंदर बटा गया है। यानी 56 को अगर आप 4 से भाग कर देते हो, 56 को अगर आप 4 से भाग कर देते हो तो 14 4 सा होता है आपका 56। यानी हर एक जो छोटा वाला सेमी सर्कल है, इसकी पूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर लेंथ है। आप इसे डायामीटर कह सकते हो कि ये 14 है, ये भी 14 है। मतलब अगर आप इसको बीच से देखेंगे तो इस तरफ 7 है, इस तरफ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। मतलब छोटे वाले जो सेमी सर्कल हैं, उनकी हमें रेडियस पता लग गई कि वो 7 सेंटीमीटर के बनते हैं। मतलब अगर हम इस सारी चीज को हटा देते हैं, ठीक है, तो इस सेमी सर्कल को ले लेते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहां से लेके यहां तक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो है, इसकी यहां से यहां तक 56 सेंटीमीटर, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस तरीके से अगर यहां से यहां तक पूरा 56 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल का बीच का हिस्सा है, सेमी सर्कल है, तो डायमीटर हो गया 56, आधा कर दोगे तो 28 आएगा, वो क्या हो जाएगा? रेडियस। बस इतनी सी चीज कहनी थी। तो देखो, यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 28 होगा। तो अगर मैं इस सेमी सर्कल में यहां से लेके यहां तक लाइन खींच दूं तो ये 28 आनी चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना ये। और यहां से यहां तक हमें पता है 7 है। मुझे ये अंदर वाला जो पोर्शन है, इसका वैल्यू नहीं पता, इसको R लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको दिख रही होगी, 7 7 7, इसको R माना है, जो अंदर मुझे नहीं पता।
ये ऊपर से लेके नीचे तक ये जो पूरी सीधी लाइन बनती है इसको हम 28 सेंटीमीटर बोलेंगे, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कि पूरा 56 का डायमीटर है। इतना चीज आपको पता लगेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सीधी लाइन खींची है तो ये 90 डिग्री बन रहा है बीच में, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। देखिए ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक, ये आपका बेस परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस r का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस है, बराबर होगा आपका। अब आपको चाहिए ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ चाहिए आपको यहां से लेके यहां तक की। तो ये ऊपर वाली लेंथ आपको नहीं चाहिए, और ये ऊपर वाली लेंथ यानी इस सर्कल का जो रेडियस है इसको मैंने r माना है। यहाँ भी r है तो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, सब जगह r ही r है। तो हमने क्या लिया, हमने ये वाली लेंथ ले ली, ये रही हाइपोटेनस। इसके बाद में ये वाली चाहिए और ये वाली चाहिए। तो पहले इसको लिख लेते हैं, पता ही है, ठीक है, बेस में आपको 7 दिख रहा है, प्लस इधर वाली लिखने के लिए क्या करेंगे, पूरी 28 है, 28 में से मुझे ये r हटा देना है तो बाकी बची हुई आ जाएगी। तो यानी कि इसको लिखने के लिए हम करेंगे 28 माइनस r का स्क्वायर, कितना हम करेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो r और r एक साइड में आ जाएगा। तो 7 प्लस r का स्क्वायर है और ये आपका हो जाएगा माइनस 28 माइनस r का स्क्वायर है। इधर 49 लिख देते हैं, 49। यहाँ पे देखिए ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो इसको आप लिख दीजिए a प्लस b, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a माइनस b, यानी a माइनस का b तो प्लस का r। यहाँ पे r से r खत्म हो गया, ठीक है, 28 और 7 है तो 35 हो गया आपका, ठीक। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 r हैं तो इनको जोड़ लेते हैं, 2r हो गया। भैया मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, 2r है और यहाँ पे आपको 7 और 28 माइनस में आएगा ये, तो माइनस का 21 बराबर किसके है, 49 के है। यहाँ पे हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं ऊपर तो आपको आसानी से दिखेगा। देखिए ये 35 है, 49 है तो 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा और 7 का 7 गुना, मतलब 2r माइनस का 21 आपका बटे में हो जाएगा 5, इस तरीके से आएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करके दिखाया मैंने कैसे कैसे करना है, आधी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अब चलो पूरा ही कर देते हैं। तो 7/5 है, ये माइनस का 21 से इधर जाके प्लस का 21 हो जाएगा, 21 का 5 गुने में फिर 7 जोड़ेंगे तो 102r, 2r की वैल्यू उतनी है, ठीक है। 2 को इधर ले जाते हैं तो यानी डायरेक्ट r लिख देते हैं, ठीक। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का अगर मुझे रेडियस पता लग गया तो एरिया नहीं निकल सकता, पाई आर स्क्वायर करना है, 112/10 है ना रेडियस, तो हमें करना है पाई आर स्क्वायर। पाई बोला नहीं है कुछ भी तो 22/7 ले लेते हैं, कैलकुलेट में आसानी हो जाएगी। 112/10 है और यहाँ पे 112/10 है, 10 को रहने देते हैं, आसान रहता है। अब 7 से अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, देखो 7 का यहाँ पे 1 गुने में चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 16, बस यहाँ पे आप देखिए 6 को 2 गुना 12, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, मतलब आगे जो भी आएगा फिर इसके बाद में 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएंगी, जिसके लास्ट वाली जो डिजिट है वो 4 आएगी। तो अगर 4 यूनिट डिजिट है तो क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 6 8 2 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वही आएगा, कैसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए कॉस्ट प्राइस आपको एप्पल का बोला है, पहले बढ़ गया है 20% से और फिर घट गया है 20% से। जब सेम केस होता है तो कुछ करने की नीड नहीं होती है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि घटेगा ही, परसेंटेज डिक्रीज ही निकलेगा। यहाँ पर फिलहाल बोल दिया है नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना है, तो आप देखिए 2 और 2 कितना 4, मतलब 4% का आएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, आपका डायरेक्ट लग जाता माइनस का x² / 100 कर दीजिए। जब भी जितने से बड़ा उतने से घटता है तो माइनस में ही होता है, और x यानी कि 20% है तो यानी 20 का ही स्क्वायर बटे में 100। तो ऐसे ना लिख के हम सीधा कह सकते थे
कि माइनस यानी घटेगा ही, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बट्टे में 100, 0 से 0 खत्म, तो 4% का डिक्रीज आएगा। और अगर आप इसको करना चाहते थे तो आप लिख सकते थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100 करके, बाई फॉर्मूले से भी हो जाता। तो पहले बढ़ा है फिर घटा है, मतलब पहले प्लस 20% हुआ फिर माइनस 20 हो गया, पहले x हुआ फिर y हुआ प्लस एक्स वाई हुआ, तो यानी कि पहले 20 था और फिर क्या हो गया माइनस का 20 हो गया। मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे एक्स वाई, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, प्लस 20 माइनस 20 पूरा 0। यहाँ कितना बचा, 2 और 2 4, तो माइनस का 4 आ गया जब भी। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप सीधा कह सकते थे कि 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 1/5 लिख सकते हैं, काट के भी देख सकते हो, 20/100 कर लो, फिर 2 से 5 बार में 1, तो 1/5 ही आएगा। 1/5 में पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 5 को पहले हो गया वो 6 और फिर डिक्रीज कर गया 20%, यानी 5 की वैल्यू घट के कितनी हो गई 4 हो गई। तो 5 का 5 गुना 25, 6 का 4 गुना 24। तो आपको यहां से भी दिख रहा है कि क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे परसेंटेज डिक्रीज कितने से घट गया, 1 से, कितने में घटा 25 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 का 4 गुना, तो -4 आ गया जब भी आपका आंसर। ठीक है, -4 पे टिक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, दोनों चीजें दी हैं आपको, एरिया दे दिया, एंगल दे दिया, आपसे रेडियस पूछा है। आप देखिए जो 360 डिग्री पूरा सर्कल है उसके लिए आपका कितना है, πr² है, कुछ और तो दिया नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और क्या है 45 डिग्री, तो पूरे का πr² है, तो 45 डिग्री वाले का कितना है, एरिया 308 है। काट दीजिए 40 बार में, 5 बार में, फिर 5 से काटोगे तो 8 बार में। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो सीधा r² लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 308 गुणा 8। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू नीचे जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं 22 और 7, ये इसे काट देगा पूरा, 22 एक बार में काटेगा, फिर 88 आएगा तो 14 में आएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ r² किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 14 है, 8 है और 7 है, बस यही चीज बची है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 14 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 7 से मिलके बना है, तो यानी कि यहाँ पे 4 जो है ये 2 और 4 से मिलके बना है, तो ये 4 बार आ जाएगा। ठीक है, ये रूट कर दिया डायरेक्ट, 2 और 2 मिलके आपको 2 दे देगा, और 7 और 7 मिलके आपको 7 दे देगा, तो 7 दूनी 14 दूनी 28। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है 28। अब इसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है। A dishonest trader says to customers that he sells his good at the cost price। तो इसने क्या बोला अपने कस्टमर से कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, लेकिन बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट एंड गेन्स 12.5% एज प्रॉफिट। लेकिन उसने वजन गलत करा, ठीक है, वजन उसने गलत नापा है, जिसकी वजह से 12.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि कितना कितना वे किया गया है, लेकिन आपको ये बता दिया कि प्रॉफिट ओवरऑल कितने का हुआ है। यहां से भी हम बता सकते हैं हाउ मेनी ग्राम्स डज ही यूज टू वे 1 kg। कहने का मतलब ये है कि जब उसने बोला कि मैं 1 किलो दे रहा हूं, तो एक्चुअल में उसने कितना दिया, मतलब उसकी तरफ से कितना लगा, वो आपको ऑप्शंस में दिया गया है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जो दिया है उसी को पकड़ लेते हैं। आपको दिया है 12.5%। ठीक है, जब 12.5% होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालना चाह सकते हैं भाई, यहाँ पे काट पीट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 125 बटेगा आप 1000 कर लीजिए, जब भी आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8 होती है। इसका मतलब क्या है कि इसको प्रॉफिट हुआ है जब इसने इतने की चीज ऐसे बेची है, मतलब इसने अपनी तरफ से 8 लगाया था, लेकिन क्योंकि इसको प्रॉफिट हुआ है उस चीज में, तो 8 के सामान को इसने 9 करके बेचा है।
ऐसे आप समझ सकते हो। जो भी आपको परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। देखो, जो इसका सीपी लगना था और जो इसका एसपी लगना था, मतलब अगर यहाँ 8 है तो यहाँ कितना है, 9 है। मतलब इसने अपनी तरफ से अगर 8 लगाया है तो उसने बोल दिया कि मैंने पूरा 1 किलो दिया है, यानी 9 यूनिट दिया है। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को, दो तरीके से कह सकते हो कि इसी 9 यूनिट को बोला है 1 kg, जो इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस। ग्राम्स में लिख देते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि हमें आंसर जो है ये ग्राम ग्राम में दिख रहा है ना। मतलब 9 यूनिट का मान अगर 1000 ग्राम है तो 8 यूनिट का मान कितना रहा होगा, यही से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 9 यूनिट का मान कितना है, 1000, तो 8 का मान कितना होगा, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने कितना वे किया, 1 kg वे किया, तो यहाँ पे जो सीपी है और यहाँ पे जो एसपी है, 8 और 9, इस 9 को हम कितने से गुणा करें कि वो हमारा 1000 बन जाएगा, 1000 ग्राम्स। तो लगभग आपको 999 पॉइंट कुछ बनाना है, तो 111.1 ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। जब जाके ये आपका 999 यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 1000 ग्राम बन जाएगा। तो इसको जितने से मल्टीप्लाई करा है, यानी इसको भी आप इतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 8 1 8, 8 1 8 और 8 1 8, तो 888.8 ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से आप सीधा देख सकते हो कि 9 का कितना गुना करने पे ही 1000 बन रहा है, तो यानी यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में देख लेते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 एंड 7। आप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। पहले देखिए 7 है और 4 है, 7 और 4 के साथ में जो डिविजिबल है, तो 7 4 का एलसीएम कितना है, 28 है। तो जो भी आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है उसको 28 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, इसको हम कर लेते हैं 28 से। इसके बाद में 5 गुना 19 बच रहा है। इसका मतलब आपका 999 में 19 रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये 19 ना होता तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देता। तो यहाँ पे 999 में से हम 19 को ही घटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 980। तो मतलब 980 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो कि 960 है, 980 है, 990 है, तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, 60 80, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 70 है। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 देख लेते हैं, तो 60 चले जाएगा, ठीक है, 80 भी हो जाएगा, 90 नहीं होगा और 70 भी नहीं होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो 960 है या तो 980 है। अब आपको 7 से चेक करना है, तो 7 से आप चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरा कटेगा, 7 एक बार में जाएगा, ठीक है, 28 बचेगा, तो 7 चौके 28, तो इस तरीके से चले जाएगा। मतलब 980 ही कटने वाला है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देख लीजिए, ये टेबल है, इसके अंदर पंचायत इलेक्शंस हेल्ड इन 6 विलेजेस PQRSTU दिए गए हैं। ये विलेज है PQRSTU। टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं आपको हंड्रेड्स में। ये टोटल वोट्स हैं, ये वोट्स पोल किए गए हैं, वो वाले हैं, ये वैलिड वाले हैं। ये आपके ऑप्शंस हो गए, ठीक है, 1 2 3 4। और पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज आर टू दैट ऑफ विलेज यू। तो यहाँ पे विलेज आर देखते हैं पहले। तो विलेज आर कहाँ पे है, ये रही, ठीक है, विलेज आर के लिए देखना है और विलेज यू के लिए देखना है। क्या बताया है इसने, वैलिड वाला बताया ना, तो इनवैलिड वाला पूछा है। मतलब टोटल वोट्स का पोल किया गया का इनवैलिड, ऐसे आपको दिखाना है और रेशियो बताना है। हाँ तो ठीक है, इसमें बाद आप काटा पीटी कर सकते हो और मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो अगर हो रहा है तो यहाँ पे आप देखिए टोटल वोट्स आर में कितने थे, 100। तो यहाँ पे लिख देते हैं उस 100 का कितना परसेंट पोल किया गया है, 65%, 65%, ठीक है। और 65 वैलिड है, तो यानी 35 इनवैलिड है, 35। मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, रेशियो तो लेना है। और यू वाले के अंदर 40 है टोटल वोट्स,
हंड्रेड्स में इसको छोड़ देते हैं, हमें तो रेशियो बताना है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है। वोट्स पोल किए गए हैं 90%। इस पोल वाले वोट्स में से, जो वोट्स पोल किए गए हैं उसमें से वैलिड 60 हैं, तो बाकी के 40 इनवैलिड है। 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर लीजिए। ऊपर कितना बचा? 65 और 35। नीचे कितना है? 40 है। 5 से काट लेते हैं, ठीक है, 5 से 8 बार में, और इसको काट देते हैं 7 बार में। इसको दोबारा से नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका कितना है? 65 इंटू 7। रेशियो में है आपका 9 और 4 36 और 8। तो यहाँ पे 5 आएगा फर्स्ट वाले में। तो देखो 7 और 5 है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 आएगा, तो यानी ये है और ये है, तो 88 आएगा, 68 आएगा। ये तो आपका सेम है 455, तो इसको नहीं देखना। 268 और 288 में से देख लेते हैं। मतलब 36 का आपको सिर्फ और सिर्फ 8 गुना करना है। 8 से 48, तो 8 और 4 आ जाएगा। 8 या 24, 4 28, मतलब 288 आएगा इसका। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपको टोटल वोट बता दिए, इसमें से पोल इतने किए गए, इतने % वैलिड थे, तो यानी बाकी बचा हुआ इनवैलिड वोट था, उसी का आपको रेशियो लेना था। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।